Hello everyone. Today we study about the regulation of the gene expression in organisms. जीवों में जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ लिया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन से उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसलेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। प्रोटीन बनने के बाद ये प्रोटीन कब बनती है, कितनी मात्रा में बनती है, उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, रेगुलेशन कैसे किया जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन रेगुलेशन। जो भी जीन एक्सप्रेस होती है उसका रेगुलेट स्विच ऑन, जैसे हम लाइट्स जलाते हैं तो उसका स्विच ऑन कर सकते हैं, पंखा का रेगुलेटर होता है फैंस का, उसको ऑन ऑफ स्लो करना है, फास्ट करना है। दीज लाइक एक्टिविटीज इन ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, उसके कई तरीके होते हैं। तो किस प्रकार से होता है, देखिए हमने यहाँ पर देखा रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। एक तो सबसे पहले जो रेगुलेशन होगा, सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उस ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी क्या होता है, चार मैनर से एक्सप्रेशन ऑफ द रेगुलेशन हो सकता है। एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल, अनुलेखन लेवल पर भी जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे डीएनए से एमआरएनए जो बनता है, यानी जो प्रोडक्ट, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से किस में आई, एमआरएनए में आई, उस इंफॉर्मेशन को कैसे वो रोका जा सकता है, कितनी मात्रा में किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। सेकेंड है प्रोसेसिंग लेवल, जैसे डीएनए से हमने पढ़ा एमआरएनए जो शुरुआत में बनता है इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, उसमें क्या होती है, एक्सॉन और इंट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक्सॉन क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस होती है, इंट्रॉन्स क्या होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस या नॉन सेंस सीक्वेंस होती है। उसमें एक्सॉन से प्रोटीन बनती है, इंट्रॉन इज नॉन सेंस। उस इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जाता है। डीएनए एमआरएनए में क्या होती है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है, जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और बाकी बची हुई एक्सॉन जो काम की होती हैं उनको आपस में ऐड करके एमआरएनए बनता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड एमआरएनए। यानी इस लेवल पर भी क्या किया जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन को रेगुलेट किया जाता है। क्लियर। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये सेल्स होती है, इस सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो एमआरएनए बनता है, एमआरएनए जो बनता है, उस एमआरएनए को कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस से क्या, साइटोप्लाज्म में जैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस लेवल पर भी रेगुलेशन किया जाता है। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी बार कि ट्रांसक्रिप्शन सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। यानी एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट होना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में। फोर्थ है ट्रांसलेशन लेवल, जैसे एमआरएनए जो बन गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा राइबोसोम से, एंड एमआरएनए, टीआरएनए, अमीनो एसिड्स मिलकर क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, उसका भी उस लेवल पर भी जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन किया जाता है। यानी अब मुख्य बात होती है ये एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन जो एक्सप्रेशन का किया जाता है, जीन रेगुलेशन ऑफ कैसे, क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कोई भी बायो में या किसी भी साइंस में हम जानते हैं वाई, तो उस वाई का उत्तर हमें यहां पर मिलेगा। वाई इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करना क्यों आवश्यक है, क्लियर, किस प्रकार से क्यों जरूरी है। सबसे मुख्य बात होती है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है, उस प्रोटीन के थ्रू प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोटीन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग उस जीवों में उसके सिम्टम्स पाए जाएंगे। ठीक है, यदि कोई भी प्रोटीन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होंगे, वो सिम्टम पाए जाएंगे। सबसे पहला बात एम्ब्रियो होता है,
एम्ब्रियो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होता है? अडल्ट में। वो भी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के थ्रू ही होता है। उसमें अलग प्रकार के सिम्पटम होते हैं। जो जो अडल्ट होता जाता है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। वो कैसे होता है? रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन के थ्रू ही होता है। दूसरी तीसरी मुख्य बात होती है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है, उस ऑर्गेनिजम्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म होती है, यदि कोई चीज़ वास्तव में वेस्टेज आ रही है, इट मीन्स वो गलत है, तो वो ऑर्गेनिजम्स में उस गलत प्रोसेस को क्या किया जाता है, यानी एनर्जी को सेविंग करने के लिए भी आवश्यकता होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी सेविंग। क्लियर? रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी सेविंग के लिए ये रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इज एसेंशियल प्रोसेस। ठीक है। अब बात आती है कि कैसे इसकी यदि डेफिनेशन हो जाए, इट इज द डेफिनेशन क्या होगी? रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्विच ऑफ और ऑन। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्विच ऑफ और स्विच ऑन टू जीन प्रोड्यूस इट। यानी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जीन को स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर दिया जाता है कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्विच ऑन और स्विच ऑफ इट रेगुलेशन, स्विच ऑन या स्विच ऑफ ऑफ जीन, यानी जीन को हमें क्या करना है? स्विच ऑफ या स्विच, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। क्लियर? अब इसमें सबसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का सबसे अच्छा एग्जांपल दिया गया है इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया का। ई कोलाई बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो लैक्टोज होता है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ग्लैक्टोसाइडेज एक प्रकार का एंजाइम होता है। उस एंजाइम में लैक्टोज होता है। उस एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम में। इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस एक ई कोलाई बैक्टीरिया में पाई जाती है। उसमें रेगुलेशन का स्टडी की गई है, वो लेक एपेरोन के द्वारा की जाती है। यानी एक ऑपरेटिंग डीएनए में पाया जाता है जिसको हम क्या कह सकते हैं? लेक एपेरोन। कई प्रकार से होती है, हाई एपेरोन, लेक एपेरोन, ट्राई एपेरोन, टी-वाई एपेरोन। लेकिन यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लेक एपेरोन के थ्रू बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी किस प्रकार से प्रभावित होती है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एक मुख्य बात होता है, नेगेटिव रेगुलेशन होता है। नेगेटिव रेगुलेशन कहने का अर्थ है कोई भी काम हो रहा है उसको रोकने वाले को यदि हम पकड़ लें, इट मीन्स वो काम हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव रेगुलेशन। क्लियर? कोई भी काम यदि नॉर्मल वे में देखा जाए तो उसको यदि रोकने वाले को हम पकड़ लेते हैं, इट मीन्स वो काम होने वाला है। कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में जो बाधक है उस बाधक को यदि अरेस्ट कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, इट मीन्स वो काम क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार लैक्टोज जो होता है, उसमें लैक्टोज होता है वो क्या करता है? एक इंड्यूसर का काम करता है, यानी प्रेरक का काम। इंड्यूसर और रिप्रेसर दो प्रकार के हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लिया आपने, लैक्टोज कन्वर्ट होता है बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम की प्रेजेंस में, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। एक तो होता है रिप्रेसर, रिप्रेसर। दूसरा होता है इंड्यूसर। क्लियर है नाम से ही? रिप्रेसर का मतलब रिप्रेस, उसका दमन करने वाला, यानी उस प्रोसेस को वो रोकता है, रिप्रेस करता है। एंड दूसरा होता है इंड्यूस, उसको प्रेरित करने वाला, उस रिएक्शन को करने वाला। तो इसमें लैक्टोज जो होता है वो क्या होता है? इंड्यूसर करता है, इंड्यूस करता है, यानी उस प्रोसेस को क्या करेगा? इंड्यूस करेगा, उसको बढ़ावा देने वाला। या रिप्रेसर जो इंड्यूस करने वाला कौन है? लैक्टोज नामक कल्चर मीडिया या लैक्टोज नामक का पदार्थ है, वो इस प्रोसेस को करेगा। तो हम लेक एपेरोन की सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर फाउंड इन द लेक एपेरोन? सबसे पहले लेक एपेरोन में क्या पाया जाता है? प्रमोटर। क्लियर? प्रोमोटर, ऑपरेटर, ये ZY है, दीज आर द स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल जीन भी कह सकते हैं, ZYA। देखिए ध्यान से, यहाँ स्ट्रक्चरल जीन तीन प्रकार की होती हैं, ZYA।
जेड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर्मेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइड नामक एंजाइम विच इज द यूज इन द किस में यूज होता है? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। यानी जो जेड जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट है, वो जेड जीन किसका फॉर्मेशन करती है? एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड बीटा गैलेक्टोसाइड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इनटू गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। क्लियर? नेक्स्ट वाई जीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ परमिनेज, यानी किस एंजाइम का निर्माण करती है? परमिएज नामक एंजाइम होता है विच इज द रिस्पॉन्सिबल इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ एंजाइम, यानी वो लैक्टोज एंजाइम जैसे सेल्स में प्रवेश करता है, उस सेल्स की जो परमिबिलिटी होती है उसको बढ़ावा कौन करता है? परमिएज जो एंजाइम होता है वो लैक्टोज जैसे वो एंजाइम बन जाएगा उस बैक्टीरिया में, उससे क्या हो जाएगा? उस सेल वाल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी उसकी वो बढ़ जाएगी, जिससे परमेबिलिटी बढ़ने से उसमें ज़्यादा मात्रा में अंदर चला जाएगा। अब होता है ट्रांस एसिटिलाइजेज, ये किस जीन के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है? ए जीन के द्वारा ट्रांस एसिटिलाइज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन किया जाता है। तो तीनों प्रकार के एंजाइम हैं स्ट्रक्चरल पार्ट्स के, तीनों प्रकार के जीन है ZYA रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड वाई किसके लिए? वाई क्या बनाती है? परमेज। ये क्या करती है? ट्रांस एसिटिलाइज नामक केमिकल्स का निर्माण करती है। ये तीनों प्रकार की जीनों का है। कैसे बनता है? अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी डीएनए होता है, उस डीएनए से सबसे पहले क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से रिलेटेड प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन किस में बन जाएगी? तीनों प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन ये एमआरएनए कर देगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम इन अब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर की अब्सेंस में क्या लेक ऑपरेन किस प्रकार से काम करता है? अभी सभी जानते हैं कि आई जीन होता है, आई जीन से क्या बनेगा? सबसे पहले रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण। आई जीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओ मीन्स ऑपरेटर, पी मीन्स प्रोमोटर, आई मीन इंड्यूसर। आई जीन बोलते हैं जिसे इंड्यूसर या एमआरएनए का निर्माण करता है। यानी सबसे पहला जो कंडीशन होती है इन अब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर, जैसे ही अब्सेंस कौन होगा? लैक्टोज। या इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज की अब्सेंस में क्या होगा? आई जीन से एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? आई जीन किसको फॉर्मेशन करेगी? रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण करेगी। रिप्रेसर एमआरएनए जैसे बनाएगा वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी, और रिप्रेसर प्रोटीन से वो रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही बनेगी, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, वो ऑपरेटर जीन से क्या हो जाएगी? बाइंड हो जाएगी, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेन। और जैसे ही ऑपरेटर से वो बाइंड हो जाती है, वो स्ट्रक्चरल जीन का यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ऐड नहीं हो पाता, क्योंकि प्लेस एक ही है, ऑपरेटर रीजन। उस ऑपरेटर रीजन से क्या जुड़ना चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ना चाहिए, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को शुरू करे। लेकिन यह डीएनए पॉलीमरेज ने जुड़कर क्या वर्ड जुड़ जाता है? रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ जाता है। जैसे रिप्रेसर प्रोटीन बन जाता है, डीएनए पॉलीमरेज के लिए कोई स्पेस नहीं मिल पाता जुड़ने के लिए, और ये एमआरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता, एंड ट्रांसक्रिप्ट द ऑपरेशन। रिप्रेसर आर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिबिंग द ऑपरेन। रिप्रेशन प्रोटीन कहाँ जुड़ गई? ऑपरेटर रीजन से जुड़ गई। ऑपरेटर रीजन से जुड़ने के बाद डीएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुड़ पाएगा। नहीं जुड़ने से क्या होगा? ZYA, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ये नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिनेज ट्रांस एसिटाइल नामक एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं। इट मीन्स इन एंजाइम की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, तो ये प्रोसेस, तो एमआरएनए की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एमआरएनए की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन कौन रोक रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन। अब दूसरी बात है, जैसे ही
इन प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर। जैसे लैक्टोज आ जाता है, इट मींस लैक्टोज आ गया, केमिकल हमारे पास आ गया, ई कोलाई को लैक्टोज जैसे दिया जाता है उसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक हो जाता है, नेगेटिव उसमें पुनर्विलय मिलता है। लैक्टोज जैसे आ गया, रिप्रेसर एमआरएनए यहां बन रहा था, उससे रिप्रेसर प्रोटीन बन रही थी, उस प्रोटीन से इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज, वो लैक्टोज यहां से जुड़ जाता है। और जैसे ही रिप्रेसर से इंड्यूसर जुड़ेगा तो वो रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने से वो क्या होगा, ऑपरेटर रीजन से जुड़ नहीं पाएगा। ऑपरेटर रीजन से नहीं जुड़ने के कारण क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ने से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन होने से ZYA जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, तीनों स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमेनेज, एसिटिलाइज तीनों बन जाएंगे। तीनों एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइड किसका ब्रेक डाउन कर देगा, लैक्टोज का इनटू ग्लूकोज, किस में कर देगा, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में कर देगा। इसी तरह से ये इन प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर, अब यानी इंड्यूसर के प्रेजेंस में बीटा ग्लैक्टोसाइड नामक एंजाइम काम आने जाता है। यानी कहने का क्या अर्थ हुआ कि कोई भी मीडियम यानी ई कोलाई बैक्टीरिया को यदि हम इंड्यूसर यानी लैक्टोज देते हैं तो उसके आई से क्या होगा, रिप्रेशन एमआरएनए बन रहा है और रिप्रेसर एमआरएनए से लैक्टोज जैसे आएगा वो किससे ऐड हो जाएगा, रिप्रेसर से एक्टिव जुड़ जाएगा। रिप्रेसर फिर जो जैसे जुड़ता है वो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा। यानी इनएक्टिव मीन्स वो ऑपरेटर से न जुड़ पाएगा। ऑपरेटर से नहीं जुड़ने से क्या होगा, वहां पर डीएनए पॉलीमरेज तैयार बैठा है, वो यहां से जुड़ जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज जुड़ने से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा ZYA का और तीनों प्रकार के एंजाइम, Z से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y से परमेनेज और A से ट्रांसएसिटिलाइज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। इसी तरह से ये नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन होता है। यानी लेग ऑपरेंट की अवधारणा जो ई कोलाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ओके।